वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही बुक से क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपके सामने आप देखो, सबसे पहले हम पीडीएफ देख के डर जाते हैं कि पीडीएफ से करवा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली की रेफरेंस बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, फाइनेस्ट बुक है और टू द पॉइंट लिखा हुआ है। और आपका 40 to 40 मिनट में, आपका 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद, और उसके बाद आपके साथ आपको शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज, सारा का सारा आपको यहीं पे मटेरियल मिल जाएगा। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई मैं इस रेफरेंस बुक को इतनी प्रेफरेंस देता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता था, एक चीज़ और अपने इसी को कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना सकता था, लेकिन देखो जिसकी चीज़ है उसी को क्रेडिट मिले तो सबसे अच्छी चीज़ है ना, सबसे बड़ी चीज़ वही है। तो हम यहाँ से आपको करवा सकते हैं, लेकिन क्रेडिट सारा क्या है, बुक तो उन्हीं की है ना। उन्होंने अपने स्पेशली अपने बच्चों के लिए लगवा रखी है। तो आपके सामने मैं इस बुक को इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और आपका अभी क्या है, क्लास 10th है और बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो इससे अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने अपने बेसिक, अगर आपने अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और जल्दी से फटाफट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, और जल्दी से जल्दी फटाफट इसको हम स्टार्ट करते हैं। और क्यों? क्योंकि जल्दी से ये जब स्टार्ट करेंगे तभी तो ये खत्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 को, तो यहां लिखा हुआ है फर्स्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। यहां लिखा हुआ है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हम यूज तो करते हैं केमिकल रिएक्शन है क्या चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तभी हमारे दिमाग में 2 या 3 पॉइंट रहेंगे, फिर हम उसको एलैबोरेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ा होगा तो पेपर में कहाँ याद रहेगा। इस वजह से अगर बुक से पढ़ते हैं तो हमेशा 5 और 6 पॉइंट पढ़ेंगे, उनमें से क्या 4 पॉइंट आपको याद नहीं रहेंगे पेपर में, डेफिनेटली आपको रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके दिमाग में होंगे। तो वहाँ पर अगर इतना प्रेशर होगा, इतना सारा बर्डन होगा, तो आपके दिमाग में वो 3-4 पॉइंट रह जाएंगे और फिर आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। ठीक, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या चीज, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी, उसी को बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक, एक चीज और है यहाँ पे, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल, है ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अगर आपसे मैं डिफरेंस पूछ लूं तो क्या होगा। अब देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल। क्या होगा ये, इरिवर्सिबल के रिवर्सिबल, ये होगा क्या, रिवर्सिबल। ठीक, और ये होगा इरिवर्सिबल। इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा और इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, ये आपने 6th 7th और 8th में पढ़ रखा होगा। सिर्फ थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा डालने के लिए कि अगर कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो मैं आपको यहाँ बता दूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज है जो रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज वो चेंज है जो इरिवर्सिबल होता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड क्या है, अगर मेरे पास ऐश आ जाए तो मैं फिर उसको वुड में या पेपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कतई नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता दैट मीन्स कि वो कौन सा चेंज होगा, वो होगा केमिकल चेंज। वो कौन सा होगा, केमिकल चेंज। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल चेंज में क्या है, अगर मैं क्रशिंग ऑफ पेपर, अगर मैं पेपर को क्रश करता हूं और फिर से उसको सही कर दूंगा, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। और देखो, पेपर की प्रॉपर्टीज चेंज हुई, कोई प्रॉपर्टी उसमें चेंज नहीं होगी और उसकी प्रॉपर्टीज सेम टू सेम रहेंगी, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होगा। लेकिन जब मैं बर्निंग ऑफ वुड की बात करूंगा, पहले वुड था फिर ऐश बन गया तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी सेम टू सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलते हैं साथ के साथ। जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, क्या, यहां आता है रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इक्वल नहीं आता, यहां हम डालते हैं एरो। क्या डालते हैं, एरो। और दिस एरो इंडिकेट्स कि हम यहां रिएक्टेंट से कहां जा रहे हैं, हम रिएक्टेंट से जा रहे हैं कहां, प्रोडक्ट की तरफ। कहां जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट साइड कौन से, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। ठीक, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या चीज है, वो है रिएक्टेंट। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म्ड होके आया, विच आर फॉर्म्ड, है ना, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होके आया, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जब भी कोई चीज पार्टिसिपेट कर रही है, किसमें, किसमें पार्टिसिपेट करेगी, मैराथन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना, यहां क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई चीज पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में, विच मींस कि उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट, और यहां पे इसने पार्टिसिपेट किया और यहां से उठ के जो नया चीज प्रोडक्ट बना, जो हमारा नया प्रोडक्ट बना उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ नया प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहां दे रखी और हम एग्जांपल को जल्दी से जल्दी पढ़ने की यहां पे
कोशिश करते हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए। सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड, अगर हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो क्या है, केमिकल, क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब केमिकल रिएक्शन होगा, देखो अगर हमने फूड खा लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, तो क्या आप फिर से उसको फूड में कन्वर्ट कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता। आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि कर सकते हो या नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता। एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो फिर वो कहां से निकलेगा आप सभी को पता है, ठीक है। फिर उसको हम फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो बता देना, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन। जब मैं रेस्पिरेशन की बात करूंगा, जब मैं सांस ले रहा हूं, इनहेल और एक्सहेलेशन भी क्या है मेरे पास, कौन सा प्रोसेस है ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर किसी चीज को रस्ट लग जाए, आयरन को रस्ट लगता है ना, जब भी रस्ट लगता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा उसको ऑयलिंग कर देंगे या पेंटिंग कर देंगे, लेकिन ये तो है नहीं कि फिर से वो, अब जब रस्ट लग गया तो क्या हो जाएगा, उसको फिर से चेंज कर सकते हैं क्या? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है? ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार रस्ट लग गया तो लग गया, और उसको हम फिर से चेंज रिवर्सिबल में नहीं जा सकते, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है मेरे पास, एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब भी किसी चीज को बर्न करेंगे तो वो क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन में आएगा। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन। क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन। क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। भाई दही जमा दिया आप सभी ने, दही जमा दिया, ठीक है। दही जमाने के बाद मैंने 4 थप्पड़ लगाए, तड़ाच तड़ाच करके, है ना, थप्पड़ लगा दिए। मैंने बोला अब इस दही को दूध में कन्वर्ट करो। एक थप्पड़ लगाया, रो पड़ा, है ना। मैंने बोला मेरे को चाहिए कर्ड को क्या किस में कन्वर्ट करो, मिल्क में कन्वर्ट करो। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही रहेगा, ठीक है। दही से दूध हम नहीं बना सकते, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि वो केमिकल रिएक्शन शो करता है, ठीक। हमारे पास यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 4 प्रॉपर्टीज, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो हम स्टेट की बात करते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, ठीक, चेंज इन स्टेट की बात करें। अब स्टेट कौन सी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात चल रही है। यहां पे किसकी बात चल रही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या, सॉलिड टू लिक्विड में भी जा सकता है, सॉलिड टू गैस में भी जा सकता है, लिक्विड टू गैस में भी जा सकता है। तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। मेरे को कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे को कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो आपके सामने ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ इसी के ऊपर क्या करना है, देखना है, स्टिक रहना है कि क्या चीज, ये इसके ऊपर ये जो 4 चीजें दे रखी हैं, क्या जो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से ये 4 प्रॉपर्टीज कोई ना कोई उसमें से जा रही है। अगर तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है, गैस से सॉलिड जा रहा है, दैट मींस कि वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जहां फिर उसका कलर चेंज हो, मतलब पिंक से ग्रीन, ग्रीन से रेड, रेड से येलो, येलो से ब्लू, ब्लू से ब्लैक, तो क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो, जहां तो कम हो, अगर टेम्परेचर राइज कर जाए, जहां फिर टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर अगर पहले 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 40, 45, 46, है ना, 50 हो गया, तो हमें कैसा पता चलेगा, हमने साथ में क्या लगाया हुआ है, ऐसे करके थर्मामीटर लगाया हुआ है, जो कि टेम्परेचर नोट डाउन करेगा कि 45 है कि 46 है, 47 है कि 80 है या 85 है। अगर तो टेम्परेचर राइज किया, अगर तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, 40 है, 40 है, 40 है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, नहीं होगा केमिकल रिएक्शन। बट अगर टेम्परेचर उसका राइज कर गया, 85 बन गया या फिर 90 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इसमें पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है। और क्या होगा, साथ के साथ गैस इवॉल्व होगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कौन हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कोई भी गैस अगर उसमें से निकले, फ्यूम्स अगर बाहर निकले, तो मैं बोल सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। तो हमें, अगर हम ये 4 चीजों को फॉलो करें, तो हम ये बता सकते हैं कि जो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, क्या वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे पता चल रहा है, स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कलर, रेड टू पिंक, पिंक टू येलो, पिंक टू ग्रीन, चेंज इन टेम्परेचर,
40 to 45 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस कौन सी? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई भी रिलीज हो सकती है ना, कोई भी गैस जा सकती है। अगर गैस जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से अगर गैस के फ्यूम्स बाहर निकल रहे हैं, दैट मींस कि केमिकल रिएक्शन वहां पे पॉसिबल है, या फिर केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही है। इतना समझ आया? डेफिनेटली आपको समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अपना जो हमारा टॉपिक है अभी जल्दी से आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं। वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? यहां पे लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब कैसे? वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी साइड लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। हम अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो हम सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम उसको वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम उसको हम केमिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आपको वर्ड की फॉर्म में लिखा हो, दैट मींस किसकी बात चल रही है? वर्ड इक्वेशन की बात चल रही है। और ये लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट साइड और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट साइड। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट साइड। ठीक, अब हमें पता है कि रिएक्टेंट साइड किसको बोलते हैं? जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। यहां पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। पार्टिसिपेट मतलब दोनों आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे। हमें लेना देना नहीं है, हमें तो अपनी सिर्फ केमिकल रिएक्शन से मतलब है। ये लड़े, मरे, झगड़े, जो मर्जी करें, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो वैसे भी लड़ाई से दूर रहते हैं, है ना। तो ये लड़े झगड़े, तो ये क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक नई चीज निकल के आ रही है राइट हैंड साइड पे, मतलब प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जिंक सल्फेट। क्या निकल के आ रहा है? जिंक सल्फेट, साथ के साथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्या है? प्रोडक्ट है। लिखा कैसा हुआ है? वर्ड इक्वेशन में। ठीक है, अगर इसी को अगर मैं केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? सिंबल यूज करूंगा। सिंबल मतलब अगर जिंक की बात करेंगे तो जिंक पहला लेटर हमेशा कैपिटल में और दूसरा वाला हमेशा स्मॉल। ठीक है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल और दूसरा स्मॉल, इसी को बोलते हैं सिंबल। और हम केमिकल इक्वेशन में ज्यादातर क्या यूज करते हैं? हम केमिकल रिएक्शन में ज्यादातर क्या हमेशा क्या यूज करेंगे? हमेशा यूज करेंगे सिंबल। क्या यूज करेंगे? हमेशा सिंबल यूज करेंगे। सिर्फ मेरे लिए अपने ये याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सिंबल। और देखो सिंबल कैसे होता है? हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और नेक्स्ट वन क्या करते हैं? हम उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये इसका क्या है? रूल है इसका। ये रूल आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे केमिकल इक्वेशन की बात आ गई। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन एज वेल एज वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल यूज करते हैं, है ना, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड में है, लिक्विड में है, जहां फिर गैसियस स्टेट में है, वो क्या हो जाएगी? उसकी फिजिकल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सिंबल, जब भी केमिकल इक्वेशन की बात होगी तो हम सिंबल्स यूज करेंगे। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर। तो जो ये एरो दे रखा है इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर, जब प्रेशर, जहां फिर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे? केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे? फास्ट कर दे। लेकिन कंडीशन क्या? उसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर मैंने यहां पे कोई कैटलिस्ट रख दिया, जो ये चीज 10 घंटे में हो रही थी अब वो 10 मिनट में हो रही है और इसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया। कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, एलिमेंट ही होता है ज्यादातर, लेकिन उसके प्रोडक्ट में जो ये प्रोडक्ट है इसमें कोई चेंज नहीं लाता है ना, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और जब भी ये चीजें टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट होगा, वो हमेशा एरो के ऊपर या फिर एरो के इस नीचे लिखते हैं हमेशा। ठीक है, शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बीच में लिखते हैं जब भी हम प्रेशर या फिर कैटलिस्ट या फिर टेम्परेचर की बात करते हैं। और व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज ए कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट क्या चीज है? एक अपने पास एलिमेंट है, कुछ भी है, जो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देगा। जो पहले 10 घंटे ले रहा था अब वो 10 मिनट में हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बनना था, जैसे ये हमारा प्रोडक्ट बनना, तो इस प्रोडक्ट को वो चेंज नहीं करेगा, इस प्रोडक्ट को वो अल्टरनेट या अल्टर नहीं करेगा। दिस इज द कंडीशन एंड इसी को क्या बोलते हैं? हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, Mg प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये बेचारे इतने ज्यादा डरपोक हैं, इतने डरपोक, कभी भी अकेले बाहर नहीं निकलते, हमेशा दो की फॉर्म में निकलते हैं। ये याद रखना है। जब भी मैं बात करूं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, तो इसके साथ हमेशा दो लगाना है। क्यों? क्योंकि ये इतने डरपोक हैं, इतने डरपोक हैं कि कभी भी अकेले बाहर नहीं निकलते। इसके साथ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2 चलेगा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और यहां पे 2 और 2 क्यों लिखा हुआ है? इसे बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन मतलब जितने मैग्नीशियम यहां होंगे उतने ही मैग्नीशियम यहां, जितनी ऑक्सीजन यहां होगी उतनी ही ऑक्सीजन यहां। तो यहां देख लेते हैं, अब ये 2 लिखा हुआ है तो ये मैग्नीशियम के आगे लिखा हुआ। अब ये बोलोगे कि सिर्फ मैग्नीशियम के साथ मल्टीप्लाई होगा? कतई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो 2 MgO लिखा हुआ है,
ठीक है, मैंने यहां आपके लिए लिख दिया। जब भी मैंने यहां 2 MgO लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसके साथ भी रिएक्ट कर गया और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। रिएक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 2 Mg भी आएगा और इसके साथ 2 ऑक्सीजन भी आएगा, ठीक। तो अगर 2 Mg है तो यहां पे तो एक था, यहां पे भी 2 Mg हो गया और यहां पे कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे भी कितना हो गया, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। दैट मींस कि ये क्या है, बैलेंस है ना, बैलेंस कर दिया। बैलेंस क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, हमें क्यों बैलेंस करना पड़ा? तो हमने एक चीज पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। कभी भी मास, अगर रिएक्टेंट साइड अगर मास 10 ग्राम है तो प्रोडक्ट साइड भी कितना रहेगा, 10 ग्राम। अगर रिएक्टेंट साइड, याद रखो, अगर रिएक्टेंट साइड 10 ग्राम मास है तो प्रोडक्ट साइड भी क्या रहेगा, 10 ग्राम। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। बिठा ली? बिल्कुल हमने बिठा ली सर, हम इसको अभी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो जब भी अगर यहां 2 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि Mg के आगे तो सिर्फ Mg के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे फिर 2 Mg आ जाएगा और साथ के साथ 2 ऑक्सीजन आ जाएगा और ये हमें याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है, आपको दिमाग में इसे बिठाना पड़ेगा कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। और क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है बैलेंसिंग करने का? तो फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। इन केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। अब सेकंड पॉइंट, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में होंगे, जितने एलिमेंट यहां होंगे उतने ही होंगे कहां, प्रेजेंट प्रोडक्ट साइड में। जितने यहां प्रेजेंट होंगे उतने ही यहां प्रेजेंट होंगे। मान लो यहां 4 है तो यहां पे भी 4 होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर यहां पे 6 है तो यहां पे भी आपको 6 करने पड़ेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं क्या, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, ठीक। अब कैसे करते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले मैं यहां क्या लिख रहा हूं, रिएक्टेंट साइड। मैंने क्या लिख दिया यहां पे, रिएक्टेंट साइड। यहां क्या लिख दिया, प्रोडक्ट साइड। तो यहां क्या दे रखा है, एफ ई और साथ में दे रखा है एच और यहां दे रखा है ऑक्सीजन। यहां पे भी एफ ई ओ और हाइड्रोजन। तो यहां पे साफ दिख रहा है कि यहां कितना दे रखा है, यहां आयरन है 3 और यहां पे कितना है 1। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितने हो गए, 3, है ना, बिल्कुल सही। अब ऑक्सीजन यहां कितना दे रखा है, 4। ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 4। लेकिन यहां कितना है, यहां कितना है ऑक्सीजन, बताओ। यहां ऑक्सीजन 1 है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने यहां पे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 4 बन गए, फेरस बिल्कुल सही है। लेकिन हाइड्रोजन यहां कितना दे रखा है, 2। लेकिन यहां हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। यहां और नीचे कितना, 2। 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। तो यहां तो बैलेंस नहीं हुआ। यहां पे मैंने फेरस को बैलेंस कर दिया, 3 यहां आ गया और 3 यहां आ गया। इसके ऊपर टिक लगा दो। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हुए, हाइड्रोजन बाद में, पहले कितना हुआ, ऑक्सीजन यहां 4, ऑक्सीजन यहां 4, ठीक। जब ऑक्सीजन यहां 4 हो गया तो फिर मैंने देखा हाइड्रोजन यहां 8 बन रहे हैं और यहां पे तो कितने हैं, 2 हैं। तो मैंने यहां पे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास यहां पे भी 8 हो गया और यहां पे भी 8 हो गया। और एक चीज देखो, अगर आपने एक चीज अगर नोट की हो, अभी एक चीज अगर आपने नोट की हो तो यहां पे देखो कितने आ रहे हैं, 3, ठीक है। यहां पे भी 3, डन। यहां हाइड्रोजन 8, यहां पे भी हाइड्रोजन 8, यहां पे ऑक्सीजन 4, यहां पे भी ऑक्सीजन 4। दैट मींस कि जो मैंने बैलेंस करना था, बैलेंस मतलब जो तराजू है मेरा, जो ये तराजू है, मान लो ये तराजू है मेरा, रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है ना। बैलेंस मतलब दोनों बराबर आने चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब यही होता है, दोनों एक जैस, मतलब क्यों, देखो बैलेंस का मतलब क्या है, अगर हम नाम को देखें तो बैलेंस करना, ये बैलेंस हो रहा है। जितने रिएक्टेंट साइड क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, जैसे यहां पे 4 हैं तो यहां पे भी क्या होंगे, 4। अगर यहां पे क्या हो गए, 8 हो गए, यहां पे 4 है तो 8 वाला क्या कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगी, बैलेंस कंडीशन नहीं होगी। लेकिन इस दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर यहां 4 है तो यहां पे भी क्या रखने पड़ेंगे, 4 रखने पड़ेंगे, तभी बैलेंस आएगा। जहां फिर यहां अगर 8 हो गए, यहां 4 हो गए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये बैलेंस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। ये बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। इतना समझ आया, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या दे रखा है,
अब ये हो गया बैलेंस करना। हर एक चीज़ में ऐसे करना, आपने रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड लिखोगे, फिर आप एलिमेंट लिख लोगे, फिर देखोगे अगर तो तीनों जितने भी एलिमेंट हैं दोनों साइड में सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट चल रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ फंडे बता रखे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, तो ये आप कर लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको ऊपर करके बता दिया। तो ये क्या है, अगर एस लिखा हुआ है तो डरना नहीं है, पता नहीं एस क्या चीज़ है, एस मीन सॉलिड स्टेट। अगर यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो डरना नहीं है, पता नहीं एल क्या चीज़ आ गई। तो एल मीन्स लिक्विड स्टेट, अगर जी आ गया तो गैसियस स्टेट, अगर ए क्यू आ गया तो एक्वस स्टेट। ठीक, राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो। जब भी ये एरो के ऊपर या कुछ नीचे आ जाएगा, दैट मींस कि हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट कहां लिख सकते हैं, एरो के ऊपर और एरो के नीचे लिख सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, और आपको ये मेरे हिसाब से मैंने पहले भी बताई थी, आपको याद होगी बिल्कुल याद होगी, ये बिल्कुल है ना, याद होगी। क्यों भूलना है हमने, हमें याद दिमाग में फीड होगी वो चीज। यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितनी सारी टाइप्स हैं, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कुछ नहीं है डिफिकल्ट, इतनी बिल्कुल नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। क्या करेंगे, हम गए है ना, तो ये क्या है, कंबाइन हो गया, जैसे A प्लस B इज इक्वल टू C। तो दो चीजें कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं, ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, कंबाइन। तो कंबाइन हो रही हैं और मिल क्या रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट। ये क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट मींस ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब भी मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल की बात करूंगा, क्या बोल रहा है यहां पे, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट और 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन। ठीक, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और फर्स्ट जो इसकी एग्जांपल आएगी निकल के, क्या निकल के आ रही है हमारे सामने इसकी एग्जांपल, हमारे सामने इसकी एग्जांपल जो निकल के आ रही है वो है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आपके लिए, जो निकल के आ रही है बर्निंग ऑफ कोल। तो कोल, कार्बन, कोल को क्या बोलेंगे, कार्बन। और देखो जब भी कोई चीज हम बर्न करेंगे, हमेशा उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इतना डरपोक कि अकेले घर से बाहर नहीं निकलता, हमेशा अपने साथ एक और ऑक्सीजन को ना लेके जाएगा। और ये कार्बन, कार्बन मींस कोल, कोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल चीज बनी जिसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई यहां से, इतना समझ आ गया। दो चीजों को कंबाइन करके रिएक्टेंट साइड में दो चीजों को कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, और हमें तो ये दिमाग में बिल्कुल फीड हो गया। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब भी मैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करूंगा, हाइड्रोजन भी एक डरपोक बंदा है और ऑक्सीजन भी एक डरपोक बंदा है, कभी भी अकेले बाहर नहीं निकलते हैं ना। इनको पता नहीं क्या डर है, अगर ये बाहर निकल जाएंगे क्या पता इन पे कोई अटैक ना हो जाए। तो यहां पे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हमेशा वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमेशा वाटर बनाएंगे। और यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, बैलेंसिंग कर रखी है। तो यहां देख लेते हैं रिएक्टेंट साइड में, यहां रिएक्टेंट साइड में क्या दे रखा है, H2 और साथ में O2। और जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे दे रखा है H2 और साथ में ऑक्सीजन दे रखा है ना। इसको बाद में, पहले ना सिर्फ इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिखते हैं, सिंपल। हाँ, ऐसे करते हैं। यहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ कितना था, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे था 2। तो इस 2 को, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, अकेला 1। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 बन जाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे कितना बन गया, अब गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन 4 बन गए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन 1 था। लेकिन जब मैं यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास हाइड्रोजन 4 बन गए। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई, मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया तराजू में। यहां पे जितना ये मास उतना ही ये मास, तो हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। इसी को बोलते हैं बैलेंस करना। ठीक है, और हमने दो चीजों को कंबाइन किया और एक सिंगल प्रोडक्ट निकल के आया। मैंने क्या बोल दिया, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो ये थर्ड वन है, इसे बोलेंगे क्विकलाइम, C कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, स्लेग्ड लाइम। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोलते हैं उसको, स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम किसमें कन्वर्ट हो गया, स्लेग्ड लाइम। और उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो आपके सामने दिख रही है।
कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन नहीं, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे, दो चीजें अगर आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रही है तो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल पूछे तो क्या आपको तीन में से कोई एक एग्जांपल या दो एग्जांपल नहीं याद रहेंगी, आपको बिल्कुल याद रहने वाली है ये एग्जांपल्स। ठीक है, अब क्या चीज है, यहां पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या चीज है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक क्या चीज है, थर्मिक मींस थर्मल, थर्मिक मींस थर्मल, इसका मतलब किसी हीट के साथ रिलेट करेगा, ये हीट के साथ रिलेट करेगा, डेफिनेटली ये हीट के साथ रिलेट करने वाला है। तो कैसे याद रखेंगे, हीट के साथ, जहां तो ये हीट कंज्यूम करेगा, जहां फिर हीट रिलीज करेगा। जब भी एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, क्या चीज, एक्सो, एक्सो से याद रखना है एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो बाहर प्लस थर्मल क्या बन गया, बाहर प्लस थर्मल बन गया कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब भी हमारी हीट बाहर निकलेगी उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, एक्सो मींस एग्जिट, एग्जिट मींस बाहर निकलना, और थर्मिक मींस थर्मल। जब भी हमारी हीट, जब भी हमारी हीट बाहर निकलेगी उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी है जो हमें अभी पढ़नी पड़ेगी, अगर नीचे लिखी है तो ये चीजें आपको याद रहने वाली हैं, कभी नहीं भूलेंगी। एक्सोथर्मिक, इसी को आप क्या करो, ब्रेक करो, एक्सो मींस एग्जिट, थर्मिक मींस थर्मल। और जब भी कोई हीट रिलीज करती है, जहां फिर एग्जिट, जहां हीट बाहर निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। भूलोगे नहीं, भूलने वाले, इतने अच्छे से अभी हो गया हमारा, क्योंकि हम क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। आप क्या हो, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आपको एक बार कोई चीज समझा दो आप उसको कभी नहीं भूलते, है ना, ये बिल्कुल सच बात है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी, ये क्या है, मीथेन, मीथेन को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। जब भी कोई चीज बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या चीज रिलीज होगी, हमेशा हमेशा कभी भी कोई चीज बर्न करेंगे तो रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होने वाली है। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उसके साथ वाटर रिलीज होगा, प्लस हीट रिलीज होगी। हमारे घर में जितने भी सिलेंडर हैं उसमें ब्यूटेन और मीथेन ही होती है, और उसके साथ हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट गैस, है ना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहां अगर हीट आए मींस एक्सोथर्मिक, अगर यहां हीट आए, अगर प्रोडक्ट की साइड हीट आए, अगर हीट आए प्रोडक्ट की साइड, प्रोडक्ट की साइड अगर हीट आए, दैट मींस किसकी बात चल रही है, एक्सोथर्मिक। किसकी बात चल रही है, एक्सोथर्मिक। और एक फिर मैं, अगर प्रोडक्ट की साइड हीट आए तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ऐसे ही रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन, हमने फूड खाया और वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया, किस फॉर्म में टूटा, ग्लूकोज की फॉर्म में, और उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और देखो यहां पे मैं बैलेंस नहीं करवाऊंगा, अगर आपको कोई लगेगा यहां पे बैलेंस करने वाला तो आप खुद से करोगे, क्योंकि आपको फंडा तो अभी क्लियर है, आपको फंडा क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने क्या दे रखे हैं, मैंने बोला कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन एग्जिट हीट, थर्मल, एग्जिट थर्मल, मतलब थर्मल क्या होगा, हीट, तो हीट बाहर निकल रही है, मतलब हमने खाना खाया और वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। मेरे लिए ये चीज याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और जब भी कोई चीज बर्न करेगी उसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस हमें क्या देगा, जब भी हम फूड खाते हैं हम बोलते हैं एट द एंड हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। यह हमने क्या की, इनहेल की क्या, ऑक्सीजन, और जब वो रिएक्ट करेगी फूड के साथ, हम फूड को क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, यही हमें चलाता है, और यही हमें चलाने कैसे चलाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहने वाला है, हम इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये इतनी समझ आई, इतनी क्लैरिटी हुई, आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी, है ना, बिल्कुल समझ आ चुकी हैं। आगे चलते हैं, जो नई रिएक्शन आगे, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मींस टूटना, डीकंपोजिशन मींस कोई एक मेरे पास है तो वो टूट के B प्लस C बन रहा है, स्प्लिट करना, टूटना, उसे बोलते हैं डीकंपोजिशन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड मींस, कंपाउंड एक होता है अपने पास एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। जब एलिमेंट की बात करेंगे तो सिंगल एलिमेंट, सिंगल मतलब हाइड्रोजन हो गया। जब मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो दो एलिमेंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं, जैसे मैं H2O लिख रहा हूं, तो ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलेंगे, कंपाउंड। दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को कंपाउंड बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या है, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, जब दोनों को मिला दूंगा तो कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आपके सामने मैंने एग्जांपल लिख दी है। ठीक है, यहां मैंने आपको कंपाउंड भी समझा दिया। कंपाउंड अगर स्प्लिट होगा, टूटेगा, दो टुकड़ों में बंटेगा, है ना, एक ये वाला दो टुकड़ों में अगर टूटेगा, बटेगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, अगर कोई चीज
है ना, अगर एक पूरी चीज है उसको मैं तोड़ रहा हूं, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में तोड़ रहा हूं, है ना, एक यहां से तोड़ दिया, एक वहां से तोड़ दिया, एक वहां ले गए, एक वहां ले गए, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। और इसकी दो तीन टाइप है, हम पढ़ेंगे। ठीक, हम पढ़ते हैं यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां क्या लिखा हुआ है? थर्मल। थर्मल मींस क्या होगा? हीट। अब वो टूटेगा कब? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। डीकंपोजिशन कब पॉसिबल है? जब मैं उसको हीट दूंगा। ठीक, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब मैं उसको हीट दूंगा, उसे क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा उसे? थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक, तभी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा जब मैं उसको क्या दूंगा? हीट दूंगा। और इसी को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। कि अगर कोई रिएक्शन के वक्त अगर कोई हीट कंज्यूम करता है, एंडोथर्मिक मींस इसका एक्सो का उल्टा, एक्सो का उल्टा क्या होगा? एंडोथर्मिक। ये चीज आपने मेरे लिए याद रखनी है। ये क्या होगा? रिएक्टेंट साइड क्या होगा? रिएक्टेंट साइड क्या होगा? हीट यूज्ड होगी। क्या होगी? रिएक्टेंट साइड में हीट यूज्ड होगी। और क्या होगा? इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या होगा? इसमें क्या करेगा? हीट कंज्यूम करेगा। ठीक, ये क्या है? एक्सोथर्मिक का उल्टा। सिर्फ मेरे लिए इतना आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये नीचे दे रखी है, डीकंपोजिशन कब पॉसिबल है? जब मैं उसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो वो डीकंपोजिशन पॉसिबल हो जाएगी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? फेरस सल्फेट। कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का था। और जब मैंने इसको हीट प्रोड्यूस अगर दी, हीट है ना, हीट इसने कंज्यूम कर ली, तो क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड बन गया। साथ में SO2 और SO3 बन गया। और कौन सा कलर? कलर हो गया रेड ब्राउन कलर। पहले देखो यहां पे कलर भी चेंज हुआ, यहां पे स्टेट भी चेंज हो रही है। ये सॉलिड था, सॉलिड, गैसियस और गैसियस। यहां से क्या पता चलता है कि जो मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज पहले करवाई थी कि जब भी केमिकल रिएक्शन कोई हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? उसकी स्टेट चेंज हो रही है, साथ ही साथ उसके कलर में चेंज आएगा। तो ग्रीन कलर और रेड ब्राउन कलर। तो आप ये वाली केमिकल रिएक्शन सीधी वहां लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल रिएक्शन दो जहां पे कलर चेंज हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन दो जहां पे स्टेट चेंज हो रही है, तो आप एक ही रिएक्शन को वहां पे लिख सकते हो। यहां पे स्टेट भी चेंज हो रही है और साथ के साथ कलर भी चेंज हो रहा है। यहां पे क्या है? हरा। क्या है? पत्तों जैसा हरा कलर किसमें चेंज हो गया? खून जैसे कलर में, रेड ब्राउन कलर, है ना, रेड ब्राउन कलर में चेंज हो गया, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक, जब मैं दूसरी बात करूंगा, ये फिर से आ गया लाइमस्टोन और ये क्विक लाइम। इसे क्या बोलते हैं? ये लाइमस्टोन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हुआ? क्विक लाइम, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस था लेकिन टूटने के बाद ये दो बन गए। ये एक सब्सटेंस था लेकिन टूटने के बाद तीन बन गए। इसी को क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन। रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक सब्सटेंस, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने मर्जी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। इतना समझ आया? और लास्ट वन, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है, एक सब्सटेंस ये दे रखा है और इसको क्या कर दिया हमने? ब्रेक डाउन कर दिया। और इसी को क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बट द कंडीशन इज थर्मल डीकंपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या यूज हो रही है? हीट यूज हो रही है। ठीक, अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी। डीकंपोजिशन पॉसिबल है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है। जब भी मैं वाटर, अपने पास पानी है, पानी को जब मैं पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो क्या होगा? मेरे पास हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि जब भी मैं वाटर में से, H2O में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और देखो कैसे याद रखेंगे, ये प्रोसीजर आपके सामने। यहां पे एक कैथोड है, एक एनोड है। कैसे याद रखोगे? कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है ये बताओ सबसे पहले। कैथोड पे कौन सा चार्ज और एनोड पे कौन सा चार्ज? बाकी तो हमें पता ही है कि एक जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और बाकी तो हमें पता ही है। ठीक, तो कैथोड में क्या आता है? टी आता है। क्या आता है? टी। और टी, ये टी का साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव। किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव को। और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कैथोड के पास हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एनोड के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके साथ एक बैटरी अटैच कर दी, स्विच अटैच कर दिया, यहां पे रबर स्टॉपर लगा हुआ है, वाटर है। और जब ये वाटर है एक, तो वाटर होने के बाद क्या हो जाएगा? अगर देखो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ऐसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। ये फंडा आपने यहां से देखना है।
है और इसको समझने की कोशिश करनी है। आपको समझ 2 मिनट में आ जाएगा। यहां सिंपल सा लिखा हुआ है कि डीकंपोजिशन, यहां पे एक सब्सटेंस था, टूट के 2 बन गए। क्यों? क्योंकि व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब भी डीकंपोजिशन कब होगी, जब मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा। ठीक, डीकंपोजिशन मींस एक रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक कंपाउंड था, लेकिन टूटने के बाद वो एक या दो में, दो से ज्यादा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये इसका फंडा था जो मैंने आपको यहां बता दिया। फोटो मीन क्या होगा? सन लाइट। क्या होगा? सनलाइट। डीकंपोजिशन कब होगी? नाम से पता चल रहा है, जो साइंटिस्ट हैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। सनलाइट, तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक मींस व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आपने देखा होगा, सिल्वर को हम हमेशा डार्क बॉटल में रखते हैं। क्यों? सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखते हैं डार्क बॉटल में? जब भी उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो क्या कर जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक, तो यहां पे AgCl दे रखा है, और बैलेंस आप खुद करोगे, मैंने आपको सिखा दिया। यहां पे AgCl दे रखा है। क्या दे रखा है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और यहां दे रखा है सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करेंगे? दोनों टूट जाएंगे। ठीक, जब ब्रेक डाउन कर जाएंगे तो यहां पे मेरे को साफ दिख रहा है, मैं इसको बैलेंस भी कर रहा हूं, और AgBr के साथ भी सेम होगा। आप कैसे याद रखोगे? Ag को सिल्वर और गोल्ड को Au बोलते हैं। क्या? अब Ag सिल्वर, सिल्वर मतलब कौन? Ag, है ना। जैसे इंडियन है, इंडियन हमारे क्या होते हैं? काफ़ी डाउन टू अर्थ होना, है ना। डाउन टू अर्थ है ना। तो हमेशा अगर डाउन टू अर्थ हैं थोड़े से, तो क्या बोलते हैं हमेशा? इंडियन क्या बोलते हैं हमेशा? Ag, है ना। तो क्या बोलते हैं? Ag मतलब सिल्वर, है ना। और जो होते हैं फॉरेनर्स, गोल्ड की तरह शाइन करते हैं बिल्कुल, एंड चमकते हैं पूरे, है ना। पूरे चमकते हैं, है ना। अगर पूरे चमकते हैं तो कैसे चमकेंगे? है ना, गोल्ड की तरह चमकेंगे। तो फॉरेनर कैसे बोलते हैं? गोल्ड की तरह चमकते हैं, वो बोलते हैं AU, है ना। AU कम हियर, AU कम हियर, है ना। AU मतलब गोल्ड, है ना। फॉरेनर कैसे बोलेंगे? AU कम हियर। तो जो गोरे होते हैं वो गोल्ड की तरह चमकते हैं, तो AU मतलब इसका सिंबल हो गया AU। तो जब भी AU लिखा जाए मींस मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। जब भी AG लिखा है, AG इधर आइए, है ना, ऐसे बोलते हैं इंडियंस, तो क्या है? वो सिल्वर की बात चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको सिंबल्स याद करने में काफी हेल्पफुल होंगी। ठीक, तो ये आपकी याद हो गई। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। अब रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जब भी आपके पास कोई चीज आ जाए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन यूज होता है, तो आप ये रिएक्शन लिख के आ जाओगे। आप बोलोगे सिल्वर क्लोराइड कहां यूज होगा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होगा। ठीक, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैंने बोल दिया कि यहां जो हीट की फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, सिंपल सी चीज। जब भी एक्सोथर्मिक क्या था? एक्सो मीन एग्जिट और थर्मल मीन हीट, तो बाहर निकालना हीट को एक्सोथर्मिक, और ये हीट को कंज्यूम करना उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। हीट को कंज्यूम करना उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। हीट को कंज्यूम करना एंडोथर्मिक। और ये हमेशा कहां आएगा? ये हमेशा रिएक्टेंट की साइड में हीट क्या होगी हमारी? प्लस होगी। प्लस कहां होगी? ये रिएक्टेंट के साइड में। याद रखनी है ये चीज। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना। अगर मैं बोलूं कि मैं डिस्प्लेस्ड हुआ हूं, तो मैं यहां से कहीं दूसरी पोजीशन पे चला गया, तो मैं डिस्प्लेस्ड हो गया। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना उसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड करना। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from its salt solution। ठीक है, अब क्या है? यहां फेरस है, यहां क्या है? फेरस, और यहां है कॉपर। अब जो फेरस है ये है बॉडी बिल्डर, और ये क्या है? कॉपर। कॉपर एक सुक्कड़ सा आदमी है हमारी तरह, और ये है बॉडी बिल्डर। ठीक, और इसके साथ इसकी है गर्लफ्रेंड। कौन? SOSO4। ये क्या है? इसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक, अब ये बेचारा सुक्कड़ सा, ये इसके डोले हैं इतने सारे, है ना। ये इसके क्या है? ये बॉडी बिल्डर है, तो इसके पास पावर ज्यादा है। जिसके पास बॉडी बिल्डर, ये बॉडी बिल्डर है, इसके पास पावर ज्यादा होगी। फेरस के पास पावर ज्यादा है। जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, या फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज, आपने 8th और 9th में शायद पढ़ी हो। रिएक्टिविटी सीरीज में फेरस सबसे पहले आता है। फेरस के पास पावर ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? जो बॉडी बिल्डर है, ये बेचारा सुक्कड़ सा, इसके पास गर्लफ्रेंड है, तो जो बॉडी बिल्डर है उसके पास पावर भी ज्यादा, तो ये क्या कर देगा? इस सुक्कड़ से आदमी को उठा के बाहर फेंक देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा? अब जो इसकी, ये है इसकी गर्लफ्रेंड। SO4 क्या है? गर्लफ्रेंड। ये सुक्कड़ सा आदमी, और ये क्या है? बॉडी बिल्डर है। तो ये कॉपर को, क्योंकि इसके पास पावर क्या है? इसके पास पावर ज्यादा है, और बेचारे कॉपर के पास पावर क्या है? कम है। तो ये इसको उठाएगा, उठा के बाहर फेंक देगा। तो जब मैं प्रोडक्ट की साइड देखूंगा, अब यहां देखो, यहां देखो, यहां ये क्या है? बॉडी बिल्डर के साथ कौन खड़ा है? बॉडी बिल्डर के साथ कौन आ गया?
उसकी गर्लफ्रेंड आ गई और ये बेचारा जो सुक्कड़ सा आदमी था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो लेस पावर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसको बाहर निकाल देगा, ठीक। अगर बॉडी बिल्डर के पास ज्यादा पावर है तो वो सूखे से आदमी को, जो पतला सा है, उसको उठाएगा और बाहर फेंक देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा, ठीक है ना। अब देखो ये इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ आ गई, अब SO4 इसके साथ आ गया। तो अब हम नहीं भूलेंगे, जब भी इसके पास, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, लेस रिएक्टिव वाले को वो उठाएगा और बाहर फेंक देगा, ठीक, याद रहेगा। और ये इसका एक्सपेरिमेंट है, अगर आप कर सकते हो तो कॉपर सल्फेट में क्या रखना है आपने, और एक आयरन नेल को यहां से पकड़ के इसमें डिप करना है, और जो कलर आएगा, पहले जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो किसमें था, ब्लू कलर, CuSO4, और उसके बाद क्या आ गया, ग्रीन कलर। अब जब ये रिएक्शन अगर हुआ तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। जब इसमें आयरन ऐड हो जाएगा तो कौन सा कलर बनेगा, जब आयरन ऐड होगा तो ग्रीन कलर बनेगा, ठीक। कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन कलर बनेगा। इतना समझ आया, ठीक है। अब ये भी सेम टू सेम, जिंक, इसके पास पावर ज्यादा और ये क्या कर देगा, इस बंदे को डिस्प्लेस कर देगा, और इसके पास, तो ये सुक्कड़ सा आदमी जो पतला सा है वो बाहर निकल जाएगा और बॉडी बिल्डर उसकी गर्लफ्रेंड को संभाल लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है और ये बेचारा सूखा सा आदमी है, और ये बॉडी बिल्डर है। जिंक वाला क्या है, बॉडी बिल्डर, ये इसकी गर्लफ्रेंड और ये सूखा सा आदमी, ठीक। तो जिसके पास पावर ज्यादा वो लीस्ट रिएक्टिव को बाहर निकाल देगा, ठीक, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। अब ये क्या करेगा, मान लो AB+C और D लिखा हुआ है यहां पे, तो क्या होगा रिएक्शन, AC+BD। अब A किसके साथ अटैच हो गया, C के साथ, और B किसके साथ हो गया, D के साथ। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज। ये क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी डिस्प्लेस हुआ और ऊपर वाला भी डिस्प्लेस हुआ, इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, दोनों अगर कंपाउंड है तो ये क्या बन जाएगा, BA किसके साथ अटैच हुआ, HA4 के साथ, और Na2Ca। देखो क्या हुआ, BaSO4 प्लस NaCl, तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन BaSO4। अब आप बोलोगे प्रेसिपिटेशन क्या चीज है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। जो पार्टिकल्स पानी में घुलते नहीं है उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शंस। क्या चीज, प्रेसिपिटेशन क्या चीज है, कि जो पार्टिकल्स पानी में नहीं घुलते उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक। तो BaSO4 इज फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन। अगर आपसे सीधा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपको याद हो गया, आप साथ के साथ यहां पे ये बोल सकते हो कि ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक। अगर प्रेसिपिटेशन पूछे व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, तो आप बोलोगे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक। इतना समझ आ गया। म्यूचुअल एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, यहां से भी उठ के जाएगा, यहां से भी उठ के जाएगा, और बच्चे यहां से भी उठ के जाएगा। तो अगर दो जगह से उठ के जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4। और प्रेसिपिटेशन क्या होगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। अब नहीं भूलेंगे, जल्दी से आगे चलते हैं। अब ये भी एग्जांपल है, ये आप खुद करोगे, होमवर्क है आपका, और सेकंड वाली भी खुद कर लोगे। अब ये लास्ट चीज है यहाँ पे। अब देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो बस याद रखो, जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, ठीक है, जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन की। जब भी जहां तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, जहां फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या चीज है, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड वन एंड ओनली ऑक्सीडेशन, ठीक। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है कार्बन, और इसके साथ क्या अटैच हो रहा है, क्या है ये, कार्बन के साथ क्या गेन हो रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज ए कौन सा रिएक्शन, दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब भी ऑक्सीडेशन ऐड होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखो हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन, आर से रिडक्शन और आर से रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको ये याद है तो रिडक्शन इसका टोटली उल्टा होगा। तो अगर मैं यहां बात करूं आपके सामने, ठीक, कभी कभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा, रिडॉक्स। रिडॉक्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन प्लस
ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसे बोलेंगे रिडॉक्स। एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों चीजें पॉसिबल हैं, उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी का उल्टा क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए रिडक्शन। अगर यहां पे आपको दिख रहा है तो इन दोनों को अगर मैं करूं तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। यहां पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के साथ यहां क्या हो रहा है, हमने प्रोडक्ट साइड देखना है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। और यहां पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रही है। दैट मींस कि अगर जहां पे रिमूव होगा ऑक्सीजन वहां रिडक्शन बोल देंगे, और जहां पे गेन होगा ऑक्सीजन वहां ऑक्सीडेशन बोल देंगे। साफ यहां दिख रहा है, कहां, यहां दिख रहा है हमें साफ कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन गेन कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या चीज हो रही है, यहां पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, इन दिस रिएक्शन CuU इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक, कॉपर में हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2O। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, दैट मींस कि वो कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सा बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, मेरे लिए आप याद रखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen is called oxidation reaction, and the addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे redox reaction, means reduction plus oxygen, reduction plus oxygen is equal to redox reaction। अब लास्ट में चलते हैं corrosion। corrosion क्या चीज है, जब भी हम मेटल एक्सपोज्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, एक्सपोज मतलब उसको बाहर रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड। अगर हम मॉइस्चर, एयर या एसिड में, मेटल क्या है अपने पास, आयरन एक मेटल है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी बरसात होती है, जब भी वो मॉइस्चर में या एयर के कांटेक्ट में आता है, हमेशा उसको रस्ट लगती है, ठीक। तो वो क्या बना लेगा, लेयर बना लेगा, ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। और वही चीज क्या करती है, आयरन को क्या कर देगी, उसका वेट कम कर देगी, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगी, और क्या होगा, उसको हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं रस्ट, जिससे उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, उसका वेट कम हो जाएगा, और उसी को करोजन बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, करोजन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप देखो करोजन, व्हाट इज ए करोजन, तो व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, सेकंड एयर और एसिड की अगर कॉन्टैक्ट में आएगी तो वो कौन सी लेयर जनरेट करेगी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, और वो क्या कर देगी, मेटल को क्या कर देगी, वीकन कर देगी, जहां उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगी, और मेटल इज सेड टू बी करोडेड। तो हम क्या बोल देंगे कि मेटल क्या हो गया, हमारा करोड हो गया जी, क्या हो गया, आयरन को रस्ट लग गया, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर आपने कभी देखा हो जब नई लेके आता है तो बड़ी शाइन करती है, चमकती है, लेकिन 10 या 15 साल बाद उसमें क्या हो जाएगा, डलनेस आना स्टार्ट हो जाती है, ब्लैकेस्ट लेयर ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो आपने देखा होगा जब भी आप कॉपर की बोतल में पीते हो तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आप देखते हो उसमें, बिल्कुल आप देखते हो। और वो क्या चीज है, वो क्या है, वो करोजन है। ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो आप रोज देखते हो, लेकिन आपको पता चल गया हम क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं उसका, करोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करोजन। और करोजन कैन बी प्रिवेंट बाय गैल्वेनाइजेशन, हम उसको गैल्वेनाइजेशन के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पुटिंग पेंट। गैल्वेनाइजेशन क्या होगा, जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, तो वो जो अपना ऑक्सीजन है, एयर है, वो जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ना कि मेटल के साथ। तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सेम एनोड और कैथोड का मेथड यूज करेंगे। और पुटिंग पेंट, जहां तो हम उसको पेंट कर देंगे। घर में भी हम क्या करते हैं, आयरन, अगर हमने आयरन है मेरे पास तो मैं आयरन को क्या कर दूंगा, आयरन को क्या कर दूंगा, जल्दी से बताओ, आयरन पे पेंट कर दूंगा, बिल्कुल पेंट करेंगे। जहां फिर हम क्या कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, है ना, जहां फिर ग्रीस अप्लाई कर देंगे। तो ये सारी चीजें क्या चीज है कि हम क्या करते हैं कि आयरन किसी भी तरीके से किसमें, वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए, इस वजह से हम पेंट अप्लाई करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं, जहां फिर ग्रीस अप्लाई कर देंगे। रेंसिडिटी क्या चीज है, इतना समझ आ गया। और रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की क्या बोलते हैं, कोटिंग चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं, ठीक। रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, रेंसिडिटी क्या चीज है। आपने 10 दिन के लिए अपना खाना रख दिया, है ना, फिर आप ऐसे करके नाक ऐसे करते हो, क्यों, क्योंकि 10 दिन के बाद उस खाने में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए बच्चे, क्योंकि ऐसा इसलिए
क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल की वजह से उसमें से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, उसमें से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम उसमें से क्या ऐड कर दें? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, है ना। हम उसमें क्या ऐड कर दें? एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, जिससे क्या हो जाएगा? स्मेल नहीं आएगी। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ना अपना फूड, जिससे कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लंबा चल सके, है ना। और लास्ट वन जो है अपना सेकंड लास्ट, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। जब भी आप लेज वगैरह खाते हो, आप लेज खाते हो, आप कुरकुरे खाते हो, आप जब भी पैक्ड फूड खाते हो, तो आपको पता होता है कि जब आप लेस लेने जाते हो तो 20 रुपए का इतना बड़ा पैकेट होता है, बिल्कुल फुल्ली पैक्ड। आपको लगता है कि इसके बीच में पता नहीं कितने लेस निकलेंगे, लेकिन जब आप उसको पैकेट को फाड़ते हो या फिर उसको करते हो, ओपन करते हो, तो उसमें क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे आपके जो है लेस क्या रहते हैं? हमेशा क्रंची रहते हैं। क्रंची क्यों रहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, वो क्या करती है? उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखती है ना। तो वो क्या करती है? एक तो स्मेल नहीं आने देती, दूसरा उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, हमेशा उसको फ्रेश रखती है। तो इस वजह से हम उसको किस में फिल्ड करते हैं? नाइट्रोजन गैस में फिल करते हैं। और फिर जब आप देखते हो खोल के, तो उसमें से सिर्फ 10 या 15 उसमें से लेस निकलते हैं और आपका दिल पूरा टूट जाता है। आपने सोचा था कुछ और निकला कुछ और, है ना। तो लेज में हम क्या करते हैं? एयर को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं? नाइट्रोजन के साथ। और जब भी आपके घर में आप देखते हो, जब भी खाना बनता है, ज्यादा बन गया तो हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, दूध हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, हर एक चीज हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या करेगा? अगर वो चीज एक दिन में खराब हो रही थी, अब उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, है ना। अगर ज्यादा ठंडा है तो 4 से 5 दिन भी वो निकाल सकता है। तो अगर हम रेसिडिटी को अगर हम प्रिवेंट करना चाहें तो हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। मैंने आपको हर एक प्रॉपर्टी डिटेल में समझा दी। और ये था हमारा फाइनल चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का। और इसमें मैंने आपको हर एक चीज कवर करवाने की कोशिश की है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आप 95 क्रॉस कर जाओगे। ठीक, तो ये चीज है। आपको पता है आजकल 20 मार्क्स के एमसीक्यू चल रहे हैं और साथ में असर्शन रीजनिंग भी चल रही है। तो हमें ये पढ़ने पड़ेंगे, हमें ये करने पड़ेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये सारे आपके हो जाएंगे। ठीक, मेरे को आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आप ये करके आओगे। ये चीजें मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी है और ये आपका होमवर्क होगा। ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं और डेफिनेटली आप करके आओगे। ये चीज आपने बतानी है कि इनमें से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, डीकंपोजिशन कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। हमें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, और उसी के बेसिस पे हम ये सारी चीजें आराम से बता देंगे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, ये भी हम कर लेंगे। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया। वहां पे एक केमिकल रिएक्शन भी थी जो आपको यहां पे लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। अब जल्दी से करते हैं। कॉपर वाला मैंने आपको बता दिया था, क्या कौन सा कलर आ जाएगा? ग्रीन कलर। ठीक, अब यहां पे पोटैटो चिप्स, यहां क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन गैस। मैंने आपको बता दिया क्यों करते हैं। वाई वी स्टोर सिल्वर, है ना, हमें पता है। फोटो, बाकी आप खुद समझदार हो, कर लोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आराम से, और ये चीज आराम से कर लोगे। ठीक, उसके बाद व्हाट हैपेंस टू मिल्क इज ओपन रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, हमें पता है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। ठीक, प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। ये सारे क्वेश्चन हैं और यहाँ पे इसके आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और डेफिनेटली आप ये चीजें करने वाले हो। क्वेश्चन घूम फिर के यहीं आएंगे और भी कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, कर लोगे? बिल्कुल सर, हम करके आएंगे। और ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक, और ये क्वेश्चन सारे आपको डन करके आने हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर ये कर लोगे तो कोई भी एग्जाम आइडिया कुछ और बुक आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आप करके आओगे। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन अपने पास देखो 1 ईयर में हमने सिर्फ यही तो करना है। और क्या करना है? यही करना है। अगर यही क्वेश्चन हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे, हमें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो ये कुछ लॉन्ग आंसर थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर आज हमने फुल कर लिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट एंड वी विल मीट in our next session. Goodbye and take care.